ओके, वेलकम बैक। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ दिक्कत हुई। अब हमारे साथ राहुल, जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या व्यू बन रहा है अब इस समय मार्केट पर? कुछ वॉलेटिलिटी रही है, हायर लेवल से करेक्ट भी हुए हैं। इस समय क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग अनु जी। सबसे पहले तो इंडिया की टी शर्ट में आप बहुत ही आज बढ़िया लग रहे हो। आई थिंक फुल क्रिकेट मोड ऑन है आज। थैंक सो यू। आई थिंक जहां तक निफ्टी का सवाल है, देखिए, एक साइड में यूएस मार्केट जो है लिटरली जो ये पूरे साल का है उसमें दूसरी बार इतने ओवरसोल्ड हुए। पिछली बार इतने ओवरसोल्ड हम मार्च के महीने में हुए थे। उसके बाद हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी आने वाले हफ्तों में। सिमिलर सेटअप अब यहाँ पर डाउ जोन्स के चार्ट्स के अंदर है। काफी ओवरसोल्ड और आरएसआई जो है तकरीबन 26-27 के आसपास पहुंच चुका है डाउ का, जो कि क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 2 साल में जब भी आरएसआई 30 के आसपास आया है, 30 के नीचे गया है, वहां से यूएस मार्केट्स ने अच्छी रिकवरी दी है। अब पूरे फॉल में हमने आउट परफॉर्म किया यूएस मार्केट्स को, यानी कि वहां पर हम 200 दिन के मूविंग एवरेज तोड़कर इनफैक्ट एक तरह से बड़े लो पर चले गए, लेकिन निफ्टी ने अभी भी लाइक अपने 50 डे के मूविंग एवरेज के आसपास वोलेटिलिटी बनाई रखी है। तो मेरे हिसाब से लिमिट डाउनसाइड लिमिटेड जरूर है जहां तक निफ्टी का सेटअप है। 19200 का लेवल है मेरे हिसाब से, जहां तक हो सकता है कि ये वाली वोलेटिलिटी में स्पाइरल डाउन करके हम नीचे आए। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगा, टाइम करेक्शन रहेगा। अगर यूएस मार्केट्स में रिकवरी आ जाती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आनी चाहिए, तो आने वाले 4 से 5 हफ्तों में मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक रैली बनेगी। लेकिन अगर वहां पर थोड़ा डिले हो जाता है तो मुझे लगता है कि ब्रॉडली निफ्टी 19800 ऊपर में और नीचे में शायद 19,000 के आसपास, ये जो 800 पॉइंट की रेंज है, इसमें निफ्टी टाइम स्पेंड कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि टाइम करेक्शन हो। और जो एक एब्सोल्यूट करेक्शन की जो हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यस, वोलेटिलिटी जरूर रहेगी दोनों साइड के अंदर, क्योंकि काफी सारे मैक्रोज जो है वो प्लेस में नहीं है। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स, क्रूड ऑयल में हालांकि करेक्शन जरूर आया, लेकिन ओवरऑल पेन पॉइंट है हमारे लिए। आरबीआई की पॉलिसी भी है कल, और ओवरऑल एफआई की जो पोजीशनिंग है वो शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। पिछले 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पर उनके शॉर्ट पोजीशंस खड़े हुए हैं। और जनरली लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जब सिंगल डिजिट में आता है तब हमने देखा है कि रिवर्सल आया मार्केट के अंदर। तो पूरी तरह मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हुआ है हमारा। तो मुझे लगता है कि साइडवेज एक तरह से मार्केट रहना चाहिए, और इसमें सबसे सही रणनीति ये रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, इंडिविजुअल सेक्टर्स के ऊपर प्ले करे, और ब्रॉड बेस्ड मार्केट वाली रैली क्लियरली यहाँ पर मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप खास करके, जहां पर हमने बहुत ही बड़ा रिटर्न देखा। हमने पिछले कई बार आपके शो पर कहा है कि वहां पर प्रॉफिट्स बुक कर ले एंड स्विच हिट करने की कोशिश करे उन सेक्टर्स और स्टॉक्स में जहां पर अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। राहुल, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय? क्योंकि एक सेक्टर है जो गिरने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और आज भी देखिए बहुत शानदार स्ट्रेंथ है यहाँ पर। जी अनुज, इनफैक्ट जून महीने में आपको याद होगा तो आईटी इंडेक्स ने ये जो एक तरह से रिलेटिव परफॉर्मेंस है, एक तरह से जो रिवर्सल है वो दिया था, और एक बेहतरीन मूव देखा पिछले 3 महीनों में। अब ये जो रिसेंट करेक्शन आया आईटी इंडेक्स में, ये मेरे हिसाब से एक पुल बैक, जो टेक्निकल भाषा में रीटेस्ट बोलते हैं ब्रेकआउट जोन का, वो रीटेस्ट हो चुका है। और अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड हमें आने वाले 3 महीनों में आईटी में देखने को मिलना चाहिए। तो शुरुआत लार्ज कैप आईटी से कीजिए। इन्फोसिस, टीसीएस, ये दो स्टॉक्स है जो लार्ज कैप आईटी में हमें अच्छे लगते हैं। अगर आपका 2 से 3 महीने का व्यू है तो आप इन्वेस्ट करके भी चल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखते हैं तो दोनों के जो चार्ट है, खास करके इन्फोसिस का जो चार्ट है, मुझे लगता है 1500-1525 तक की जगह शॉर्ट टर्म में दिखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आप अगर टीयर 2 में जाएंगे तो कोफोर्ज का सेटअप हमें काफी बेहतरीन दिखाई देता है, जहां पर हमें लगता है एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आईटी में व्यू पॉजिटिव है। एज ए डिफेंसिव ये एक अच्छा प्ले आउट होना चाहिए, और खास करके रिसेंट करेक्शन के बाद में रिस्क रिवॉर्ड जो है वापस फेवरेबल हो गया आईटी स्टॉक्स के अंदर। तो आने वाले 10 से 15 सेशन में खास करके ट्रेडर्स यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं, और ओवरऑल 3 महीने का अगर आपका व्यू है तो आप निवेश करके भी यहाँ पर बने रह सकते हैं। ओके। अच्छा राहुल, मैं एक बात पूछ रहा था आपसे यहाँ पे, एक दो ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स जो कि आपको इस सीरीज की शुरुआत में, सिंस हम बहुत शुरुआती पार्ट में हैं, 5 अक्टूबर है आज हार्डली, एक दो ऐसे फ्यूचर्स जिनको आप लेना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट मान लीजिए मैं अग्री हूं एक प्रोटेक्टिव पुट लेने के लिए, एक दो ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स।
और वो पुट ऑप्शंस कौन सी होंगी जिनको लेके आप फ्यूचर्स लॉन्ग करना चाहेंगे? वीरेंद्र जी, ये उतना ही मुश्किल है जितना वो तिनके को ढूंढना होता है ना, लाइक सुई को ढूंढना होता है में, तो काफी मुश्किल है ट्रेंडिंग यहाँ पर स्टॉक आइडेंटिफाई करना। आई थिंक यहाँ पर आपको एक तरह से माइक्रो ट्रेडर बनकर या छोटे मूव्स में आपको ट्रेड करके पार्टिसिपेट करना होगा। वैसा मार्केट नहीं है कि बाय एंड होल्ड करके आप वन साइडेड राइड कर सके। हाँ, लेकिन कौन से वो सेक्टर से जो कम गिरे उन पर ध्यान देना चाहिए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक्स, इनमें करेक्शन कम है, पीएससी में करेक्शन कम है, और साथ में आईटी जो कि एक रिबाउंड कर रहा है सपोर्ट लेवल से। आई थिंक इन 3 सेक्टर्स में आइडियाज ढूंढने चाहिए, और मेरे हिसाब से ट्रेडिंग माइंडसेट रख के एग्रेसिवली आपको प्रॉफिट्स भी बुक करना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट पे हमें लगता नहीं कि ट्रेंडिंग मूव शायद हमें कुछ समय तक देखने को मिले। तो आने वाले 2 से 3 हफ्तों के लिए खास करके आप एज एग्रेसिव ट्रेडर बन के रहे, हो सकता है तो डे ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेड ज्यादा कमिटमेंट ना करें, और उन्हीं सेक्टर्स पर ध्यान दें जहां पर रिलेटिव परफॉर्मेंस, रिलेटिव रेजिलियंस अभी भी बनी हुई है। जी, अच्छा, ये जो शाब्दिक अर्थ इसका है क्या प्रोटेक्टिव पुट, मैंने एक फ्यूचर्स लॉन्ग करने का मन बनाया, क्यों उसके अगेंस्ट पुट रखनी पड़ती है, या फिर किसी फ्यूचर को अगर शॉर्ट करना है तो अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू ए लॉन्ग कॉल, ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ये बहुत, अगर आप देखें, अच्छे पॉइंट्स होते हैं, और इसी को हम समझेंगे CNBC आवास F&O गुरुकुल में। याद रखिएगा 28 और 29 अक्टूबर को ये 2 दिन का टेक्निकल डेरिवेटिव, इसको ये कार्यक्रम एक समावेश है। याद रखिएगा, इसमें हम सिर्फ एक कोई धुरी पकड़ के नहीं चल रहे हैं, इसमें थोड़ा टेक्निकल्स होगा, थोड़ा डेरिवेटिव्स होगा, कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी, और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी अगर है, मान लीजिए, उसको कितनी ट्रेडिंग करनी है, कितनी नहीं करनी है, कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना है, इस 2 दिन के कार्यक्रम में है। ये पैनल आपकी स्क्रीन पे है। आदित्य बिरला से हेमंत ठुकराल और आशीष चतुर्मोता, चंदन तापड़िया एक्सिस सिक्योरिटीज के हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुज, ये कार्यक्रम जिसमें एक टेक्निकल, डेरिवेटिव और इन्वेस्टमेंट तीनों की एक गाइड रखने की कोशिश की है हमने। बिल्कुल वीरू, और मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे ट्विटर पर पिछले 15-20 दिनों में बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें पूछी, मैं जवाब दे नहीं रहा हूँ उसका। देखिए, मैं F&O के या ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि डिसिप्लिन के साथ, और F&O का जो असली मकसद होता है प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर ट्रेडिंग जो है, उसको आप करके पैसा बना सकते हैं। 90% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो 10% बना रहे हैं वो बड़ा पैसा बना रहे हैं ना भाई। 10% भी तो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। और 10% कोई ख़राब सक्सेस रेशो नहीं होता एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, और ट्रेडिंग एक काफ़ी कंपेटिटिव फील्ड है, और उसमें रिस्क रिवॉर्ड उसी हिसाब से, जो 10% बना रहे हैं वो पूरा 90% का बना रहे हैं। तो आपको उस 90% में अगर आना है तो आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है। और F&O ख़राब नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अगर आप उसको जिस तरीके से रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उस हिसाब से फॉलो करें, और उसको गैम्बलिंग की तरह ना अप्रोच करें, तो पैसा बन सकता है। यही हमारी अप्रोच है, यही हमारी कोशिश है। जी हाँ, तो इस 2 दिन के कार्यक्रम में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। पूरा कंटेंट हमने हिंदी में डिज़ाइन किया है ताकि आप समझ सकें और थोड़ा सा इस कार्यक्रम के जरिए अपनी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करियर पे कैपिटलाइज कर पाएँ। अच्छा, लौटते एक बार फिर से बाजार पर। निफ्टी करीब करीब 19,526, बैंक निफ्टी थोड़ा सा सिंक हुआ है। राहुल, HDFC बैंक पर आपका व्यू क्या है? कल थोड़ा सा बॉटम का एक फीलिंग आ रहा था, बट आई थिंक अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगा। आपका व्यू क्या बन रहा है HDFC बैंक पर? देखिए वीरेंद्र जी, HDFC बैंक काफी ओवरसोल्ड था, तो यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ से बाउंस बैक कहां तक जा सकता है। देखिए, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बाउंस बैक मुझे लगता है कि तकरीबन 1550-1560 तक फिजल आउट हो जाना चाहिए। तो ज्यादा यहाँ से अपसाइड लग नहीं रही है इन लेवल से। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें, या 1550-60 के आसपास पोजीशन हल्का करने को देखें। एक चीज जरूर हुई है कल के सेशन में कि बैंक निफ्टी का कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट तकरीबन 28-29% बढ़ा है। ऑलमोस्ट 30% की बढ़त एक दिन में, खास करके कल के सेशन में जब बैंक निफ्टी ने 44,000 का लेवल तोड़ा और उसके बाद हमने एक रिकवरी देखी। तो कहीं ना कहीं आरबीआई पॉलिसी के पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर हो सकता है। बैंक निफ्टी में जहां तक सेटअप है चार्ट्स के हिसाब से मुझे लगता है कि 45,000 का लेवल हो सकता है एक बार टेस्ट करने को मिले आने वाले 2 से 3 सेशन के अंदर, और इसमें HDFC बैंक का मेरे हिसाब से सपोर्ट रह सकता है। तो
प्राइवेट बैंक में सबसे वीकेस्ट काउंटर्स में से है, बट इसको मैं एज अ बाउंस बैक की तरह ले रहा हूं। मेरे हिसाब से कोई बॉटम बना नहीं है, हो सकता है ये लेवल्स रिविजिट हो आने वाले समय में, बट एज ऑफ नाउ 1560 तक के मुझे लगता है कि लेवल्स एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। वहां पर डेफिनेटली अगर आपके अटके हुए पोजीशंस है तो रिड्यूस करने को देखें। ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको। अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज। चलिए अब